बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय चील का घोंसला पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा या बोलना नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए बिना किसी देरी इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय 12 चील का घोंसला। पाठ परिचय में जानेंगे कि ये पाठ आत्मकथा शैली में लिखा है। इसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए अपने बड़े भाई के व्यक्तित्व का चित्रण भी बड़ी कुशलता से किया है। लेखक के पिता आसपास का परिवेश और प्रकृति से जुड़ाव की झांकी की भी इस पाठ में मिलती है। आइए शुरू करते हैं। भैया 7वीं में पढ़ते थे, यानी भैया जो कि उस लेखक के वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। मैं 6ठी में था। वो मुझसे 2 साल बड़े थे, अतः मौका पड़ने पर वे अपने बड़ेपन का फायदा उठाने से नहीं चूका करते थे, यानी बड़े होने का फायदा उठाते थे। कभी अपना बस्ता मेरे ऊपर लाद देते तो कभी अपने सहपाठियों यानी साथ में पढ़ने वालों से महत्वपूर्ण विषय पर कानाफूसी करते समय वहां से उन्हें भगा देते थे। बाद में उस महत्वपूर्ण बात को बताते समय नखरे करते और छोटे छोटे काम करवा कर उसे बताने की कीमत वसूल किए बिना वो नहीं मानते थे। जेठ बैसाख की दोपहरी में मुझे अकेला सोता छोड़ अपने दोस्तों के साथ कच्ची अम्मियां यानी कच्चे आम तोड़ने निकल जाते थे, तो उनके लिए ये साधारण बात थी। शिकायत करता तो मुझे घुड़क देते या मौका देखते तो बड़े प्यार के साथ समझाते। माली के देखने पर हम तो भाग भी जाते, पर तू पकड़ा जाता तो सोच क्या होता। ये बात उस बच्चे को डरा धमका देते थे, पर ऐसा वे तभी कहते जब उन्हें कोई अपना काम अटका होता। आमतौर पर वे शिकायत का जवाब घुड़की से ही मिलता था। जब कभी उन्हें मांझा सुतवाना होता या अम्मा से पैसे लेने की बात होती तो वे शहद से भी ज्यादा मीठे बन जाते थे। तब ऐसा स्नेह जताते थे जैसे राम का भरत के प्रति जताया हो। जैसे बहुत प्यार करते थे। जब अपना मतलब कर निकलवाना है तो वो बहुत प्यार जताते थे, लेकिन मतलब निकलते ही वे तोते की तरह आंख बदल लेते थे, फिर से अपने पुराने रूप में आ जाते थे। इस पर भी मैं उनके पीछे पीछे छाया की तरह घूमता था। भाई से ज्यादा वे दोस्त थे और मित्र से ज्यादा वो भाई थे। लेकिन उनके एक व्यवहार ने मुझे ऐसा झटका दिया कि मैंने अगला पिछला सारा बदला चुका लिया। बात यह थी कि हमारे घर का मुंह पश्चिम की ओर था। घर की बगल में मर्दों की बैठक थी। गर्मियों की दोपहरी में पिताजी खाना खाकर थोड़ी देर अखबार देखते, फिर बैठक में जाकर लेटते। वहां अंधेरा भी था और ठंडक भी। हम चूंकि विद्यार्थी थे, इसीलिए हमारे लिए दिन में सोना मना था, यानी वर्जित था। इसका तो चलो कोई गम नहीं था, पर सोने के अलावा खेलना भी वर्जित था और दोपहरी के सदुपयोग का केवल एक मार्ग हमारे लिए खुला था, पढ़ना और केवल पढ़ना। पिताजी जब तक अखबार पढ़ते रहते, हम दोनों भाई जमीन पर चटाई बिछाए अपनी पढ़ाई करते रहते। लेकिन तब हमारा घर के सामने बनी कुंजों की जंगली फूलों पर मंडराते भौरे की तरह चक्कर काटता रहना, वकील करील के वृक्षों पर लगे लाल पीचू और डूंगर के पेड़ पर लगे रसीले सफेद लाल पीलू हमारी आंखों के सामने तैरते। उन बनी के हजारों पेड़ों से हमारा इतना निकट का परिचय हो जाता था, जितना कि वन विभाग के कर्मचारियों का भी न रहा होगा। सो पहाड़ से दोपहरी को काटना, इतने लंबे वक्त का सदुपयोग करने का एक ही उपाय हमारे सामने था, वो था वन का भ्रमण, मुनि वनों में घूमना। अखबार पढ़ते पढ़ते पिताजी की आंखों में झूलती हुई नींद का आभास पाते ही हमारा हृदय यानी हमारा दिल खुशी से प्रसन्नता से धड़कने लगता। पिताजी की दिनचर्या बड़ी नियमित थी। वे समय पर खाना खाते और सोते और आराम भी समय पर करते थे। उनकी दिनचर्या घड़ी को भी मात करती थी, यानी घड़ी को भी वो पीछे छोड़ दिया करते थे। पिताजी थोड़ी देर
में ओम कहते कहते आते। हमें पढ़ते देख उनकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक आ जाती थी। निसंदेह, यानी इसमें कोई संदेह नहीं था कि ऐसे परिश्रमी पुत्रों पर किसी पिता को गर्व ना होगा। किसको ऐसा गर्व नहीं होगा जो उसके इतने अच्छे बच्चे होंगे। फिर वे सहज करुणा से भर उठते और अपने हाथ से कभी ठंडाई, कभी शरबत, कभी सत्तू बनाए पिलाए और कहते जाओ खेलो। उनकी दृष्टि में खेलना भी पढ़ने से कम नहीं था, यानी जितना वो पढ़ाई पर जोर देते थे उतना खेल पर भी जोर दिया करते थे। हमारे घर के सामने बनी में पीपल का एक बहुत पुराना बड़ा पेड़ था। हम उस पर बंदरों की तरह चढ़ जाते और खेलते रहते थे। हमने पीपली की जड़ में बने बिल में रहने वाले एक सांप को मारा था। मारा तो था हमारे बड़े भैया जी ने, पर उसका पता मैं नहीं लगाया और पीपली की टहनी पर चढ़कर मैंने ही ठेला फेंककर उसके सामने खुले खुले में भागने के लिए उसे विवश कर दिया था। जब से पीपली से हमारा परिचय था और ज्यादा बढ़ गया। सो जब होली के बाद पीपली के सबसे ऊंची टहनी पर एक चील ने घोंसले बनाकर दोपहरी में चीखना शुरू कर दिया तो हमें लगा कि उसने हमारी आज्ञा के बिना पीपली में घर बनवाकर एक दंडनीय अपराध किया है। पर भैया ने अपने 2 वर्षों से अधिक अनुभव के आधार पर जो बात सामने रखी वो सुनकर मैं उछल पड़ा। मैं खुश हो गया। भैया ने योजना के अनुसार पिताजी के सोते ही हम दोनों पीपली के नीचे पहुंचे। हाथ में एक टोकरी और बैत लेकर मैं पीपली पर चढ़ गया। कोई 15 मिनट बाद में चील की घोंसले वाली टहनी के नीचे था। संभवतः चील ने अपने घोंसले की निधि दिन दहाड़े डाका डालने वाले दुस्साहसी चोर को देख लिया था। उसने पीपल के ऊपर एक चक्कर लगाया और मेरे सिर पर झपट्टा मारा। चील चीखती हुई उड़ गई। पीपली के नीचे से देखते हुए घोंसले वाली टहनी पर पहुंच जाना सुगम दिखाई देता था, यानी आसान दिखाई दे रहा था। ऊपर पहुंचने पर उतना ही कठिन वो निकला। हम सोच रहे थे कि आसान होगा, लेकिन वो कठिन था। असल बात तो यह थी कि मैंने इतनी ऊंचाई तक चढ़ जाने की कल्पना ही नहीं की थी। भैया के अगले आदेश के लिए जैसे ही मैंने नीचे की ओर देखा मुझे चक्कर आ गया। लगा पाताल में झांक रहा हूं। भैया ने चिल्लाकर आदेश दिया कि छड़ी से घोंसला गिरा दो। ध्यान रखना कि घोंसले में रखा हार या नथ पत्तों में उलझ न जाए। मुझे अब न हार का लोभ था न नथ का। मेरे पैर कांप रहे थे। एक हाथ से टहनी पकड़ रही थी। मैं बोला, तुम्हें घोंसले की पड़ी है, मैं यहाँ खड़े रहने में भी मुझे डर लग रहा है, मुश्किल हो रही है। यह कहकर मैंने छड़ी नीचे गिरा दी। अब तो भैया बहुत बिगड़े और खड़े खड़े बकने लगे। आ तू नीचे, तेरी टांग ही नहीं तोड़ दी तो मेरा नाम नहीं। मैंने भी गुस्से में भरकर जवाब दिया, देखता हूँ किसकी टांग टूटती है, मेरी या तुम्हारी। हवा में सरसराती हुई एक पैनी आवाज से पिताजी की नींद उचट गई। वे गरजे, क्या है बे? भैया चौंकते तो थे ही, पिताजी के शब्द कानों में पड़ते थे कि फिर उन्होंने वहां से 9-2-11 होने में ही अपना कल्याण समझा, यानी भैया आप भाग गए। पेड़ पर चढ़ना भले ही आसान हो, लेकिन उतरना उससे बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं एक एक कदम राम राम करके नीचे रख रहा था। जब नीचे की टहनी पर आया तो धरती की ओर देखा, भैया गायब थे। वहां पर भैया नहीं थे। मैंने आवाज दी, भैया भैया कहाँ थे? जो सुनते। मैंने समझा मुझे तंग करने के लिए कहीं छुप गए और मैं नीचे उतरने लगा। और अभी भी दिल्ली दूर थी। मैं उतर कर एक टहनी पर खड़ा होकर देखने लगा। अभी कितना उतरना और शेष है। दूर दिखाई दी तो साहस बटोरने के लिए जोर से नारा लगाया, जय बजरंगबली की। ये कहकर वो उतरने लगा। मूर्खता मेरी। इस बीच मुझे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मेरी आवाज पिताजी के कानों में भी पहुंच सकती है। जय बजरंगबली का जवाब दिया। पिताजी ने शाबाश सुना तो ऐसा लगता है कि मानो मेरे काट मार गया हो। अब भैया के गायब होने का रहस्य समझ में आया। मतलब अब वो समझे कि पिताजी आ गए थे, इस वजह से भैया गायब हो गए थे। आगे आगे पिताजी, पीछे पीछे में।
भैया पर इतना क्रोध आया कि पिताजी की मार के डर को भूल गया। भैया के पीपली के पास आने पर मैंने उन्हें जलती नजरों से देखा। वे मेरे देखने लगे तथा पिताजी पीपली के नीचे आए तब तक मैं वही लटका रहा। मेरे पैर जैसे टहनी से चिपक गए हो। पिताजी ने ऊपर की ओर देखा और बोला, कहो बेटा, हार मिला या नथ? उनका स्वर जरूरत से ज्यादा नरम था। जवाब देने की जरूरत नहीं थी। बोला, जी मैं वहां तक नहीं पहुंच सका। क्यों, गिरने से डर गए थे क्या? जी मैं उसे नीचे वाली टहनी तक जो पहुंच गया, परंतु मेरे पैर कांपने लग गए। अब पिताजी मेरी मजबूरी समझ गए। उन्होंने कहा, एक पैर तने पर टिकाओ, दूसरा नीचे टपकाओ। जब तक तने पर टिक जाए तो एक हाथ से नीचे का हिस्सा पकड़ लो, ऐसे धीरे धीरे करके उतर आओ। काफी परिश्रम के बाद मैं नीचे उतरा। पिताजी ने मुझे पेड़ के तने से ही गोदी में उठा लिया और खूब प्यार किया। बोले, यह तुझे क्या सूझी? किसने बताया कि चाल के घोंसले में हार या नत होती है? उत्तर देने से पहले भैया की ओर देखा। उनकी आंख में धमकी थी और प्रार्थना भी, पर मैंने उनकी परवाह किए बिना ही जवाब दिया कि भैया ने। यहाँ किसके साथ आया? भैया के। भैया के? पिताजी ने फिर से इस बात को दोहराया। जी भैया ने ही चढ़ाया था। जब मैं नीचे उतरने लगा तो मुझे धमकी दी कि नीचे उतरा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। क्यों जी? संकेत भैया की ओर था। जी यह झूठ बोलता है, मैं तो दादी के पास बैठा था, सामान निकाल रहा था। यह पता नहीं कब चला आया। जब नीचे उतरा तो भैया भैया पुकारने लग गया था। भैया ने कितनी सरलता से अपनी सफाई दे दी। मैं दंग रह गया। उल्टा चोर को त्वाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही थी। पिताजी चक्कर में पड़ गए, लेकिन वो प्रत्यक्ष में विश्वास करते थे। उनकी नजरों में मैं झूठा था। सो कसकर एक चांटा मेरे गाल पर पड़ा और आंखों के सामने बिजलियां कौंध गई, यानी बिजलियां नजर आ गई। तभी मेरी नजर भैया के जूतों पर पड़ी। एक हाथ से गाल चलाते हुए दबाकर कर नेत्रों से पीपली की जड़ की विराजमान जूतों की युगल जोड़ी की ओर संकेत करते हुए बोला, और ये शायद मेरे हैं। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने जूतों की ओर संकेत किया कि भैया का चेहरा फक हो गया, सफेद पड़ गया। पिताजी भाग गए कि भैया की ओर जलती आंखों से देखा और भैया संभावित चाटे की कल्पना करके दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाते हुए खड़े हो गए। पिताजी को अब और जानने की कोई जरूरत नहीं थी। भैया पर कितनी मार पड़ी इसका जिक्र करना बेकार है। भैया को बहुत मार पड़ी। मैंने उनकी अपनी अगली पिछली कलई खोल दी, यानी सारे राज पिताजी को बता दिए। दादी ने और अम्मा ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। वे भी उससे इनसे तंग आ चुकी थी। उनके बाद भैया के पीछे पीछे मैंने घूमना छोड़ दिया। हाँ, जब कभी उनके साथ खुजलाने लगते जब उनके हाथ खुजलाने लगते तो मैं कह उठता। चील का घोंसला सुनकर उनका उठा हुआ हाथ वहीं रुक जाता था। सुंदर से पाठ की रचयिता है गंगादत्त शर्मा। तो हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में रोचक अध्याय आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।